बच्चों चैप्टर 2 के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.2। इसमें ये रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और एक सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसे रखा हुआ है। इस सरफेस को मैं बोल रहा हूँ S2, दिस इज S1 एंड दिस सरफेस इज S3। ठीक है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। देखो मेरी हथेली है, जो मेरी हथेली है उसको आप क्या मान लो? सरफेस। और मार्कर कौन है? हथेली के परपेंडिकुलर जा रहा है। मार्कर कौन है? एरिया की डायरेक्शन। तो इसके एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे थीटा 0। इस सरफेस पर एरिया की डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होगी, इधर। यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? थीटा का वैल्यू कितना है? 90। यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन। एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एरिया की डायरेक्शन आप किधर जा रही है? आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। ध्यान रखो, जिसको कि बुक्स के अंदर मोस्टली इसका जिक्र नहीं होता है, ये जो क्लोज सरफेस है किसी भी शेप का, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। ये तो बात पुरानी पड़ गई, मैं बात नहीं बता रहा हूँ नोटिस करने वाली कि एरिया की डायरेक्शन सरफेस से आउटसाइड की तरफ होती है यदि वो सरफेस क्लोज्ड है तो। ठीक है, ये एक कन्वेंशनल है, परंपरा है कि ऐसा लेते हैं। यदि एक सरफेस ऐसा है, जस्ट ऐसा, जैसा कि ये क्लोज नहीं है, ये सरफेस क्लोज नहीं है, तब एरिया की डायरेक्शन किधर लेंगे? जो आपकी इच्छा हो, मर्जी पड़े इधर। लेकिन ये सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस है, तब आपको एरिया की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी आउटसाइड, इधर आउटसाइड की तरफ और इधर आउटसाइड की तरफ, अंदर की तरफ नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है? थीटा का वैल्यू 180। Φ1 क्या है? फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1 S1 कितना है? E A cos 180 माइनस E A। इधर आएगा Φ2 का वैल्यू प्लस E A, और इधर Φ3 का वैल्यू E A cos 90 इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा 90 0। ओके, मतलब क्या कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसमें से तो फ्लक्स पास नहीं हो रहा। आपको क्या एक भी फील्ड लाइन और पास आ जाए? क्या एक भी फील्ड लाइन आपको सिलेंडर S3 सरफेस को क्रॉस करके जाती हुई दिखाई दे रही है क्या? दोबारा सुन लो, ये जो रेड वाली लाइंस हैं, क्या S3 सरफेस को क्रॉस करके जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही है क्रॉस करके। ये तो आंसर आ रहा है, ये तो आंसर आ रहा है अपना 0। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और जितनी लाइंस S1 में एंटर कर रही है उतनी लाइंस S2 में से बाहर निकल रही है, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। Φ1 और Φ2 का साइन का फर्क है। जो फ्लक्स एंटर करता है वो नेगेटिव होता है, जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो पॉजिटिव साइन का होता है। अब आप कहेंगे पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स बताओ, तो सबको ऐड कर दो। ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे और टोटल आएगा 0। ठीक है, ये बात।
मतलब जीरो आने का मतलब क्या है कि जितना फ्लक्स घुस रहा है, एंटर कर रहा है, उतना ही बाहर निकल रहा है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2.4 में इसके अंदर एक रिंग है, ठीक है। रिंग का मतलब जैसे कड़ा, चूड़ी, उस जैसा। स्फीयर मत समझ लेना, ये है रिंग। ये रिंग का सेंटर है और सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। दिस इज ए लाइन एंड दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, ऐसे करके पास हो। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। तो ये सेंटर से पास हो रही है, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है। इवन आपको क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तुमको दिखाने के लिए मैं इसको पास ले आता हूँ। ये देखो, ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं अपन लोग एक्सिस, इस रिंग का एक्सिस, ठीक है। ओके, लेकिन इस डायग्राम को मैं इधर से क्लिक करता हूं और फोटो बनाता हूं तो वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ओ क्या है? सेंटर है, रिंग का सेंटर है। आप सोचेंगे कि रिंग जो है वो ओवल शेप की क्यों दिखाई दे रहे, सर्कुलर है। जरा गौर करें, अभी तुमको रिंग कैसी दिखाई दे रही है? जब साइड में से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो रिंग को सर्कुलर दिखाई दे रही है, साइड में से देख रहे हो रिंग को कैसे दिखाई दे रही है? साइड में से सर्कुलर चीज देखते हैं तो ओवल दिखाई देती है, ठीक है ना। देख लो, ओवल दिखाई देती है, ठीक है। तो आपको पेपर पे, कॉपी पे, आंसर शीट के ऊपर डायग्राम बनाना है तो आपको सर्कुलर को ओवल ही शो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटर है रिंग का, ये रिंग का रेडियस है, ठीक है। और ये एक्सिस है। एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है और रिंग जो है, रिंग के ऊपर चार्ज है, रिंग इज चार्ज, ठीक है। चार्ज बॉडी कौन है? रिंग, और उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आई थिंक आपको पहली बार थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चंस करने की फीलिंग आएगी, वरना अभी तक बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे थे बुक में। वर्कशीट में लास्ट वाले क्वेश्चंस ठीक ठीक हैं, ठीक है ना। ओके, तो अपन लोग क्या करते हैं, इस पूरी रिंग का एक स्मॉल फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। मैं उस पर्टिकुलर स्मॉल फ्रैक्शन को इंटेंशनली रेड कलर का कर देता हूं, ठीक है। ओके, दिस स्मॉल फ्रैक्शन इज ऑफ dl लेंथ। इस पर चार्ज कितना है? dq। स्मॉल फ्रैक्शन है, रिंग का छोटा सा हिस्सा है, इसका लेंथ dl है और चार्ज उस पर dq है। इस से मैं ज्वाइन करता हूं इसको, पॉइंट को, ठीक है। फ्रैक्शन से पॉइंट को ज्वाइन किया। इस फ्रैक्शन की वजह से, स्मॉल फ्रैक्शन की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एरो किधर जा रहा है? एक तो बात है इसमें अवे, और दूसरी बात मत भूलो, ये एरो एक तो अवे जा रहा है और दूसरा इट इज गोइंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट। चार्ज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसके अलोंग जा रहा है। आप इसको मन मर्जी से ऐसे नहीं बना सकते, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। ये स्केल रख करके बनाओगे, ऐसा करके, छोटी सी भी मिस्टेक रहनी नहीं चाहिए। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आई डिनोट इट DE,
डी फॉर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन का स्मॉल डी, ओके, ठीक है। फिर ये जो फ्रैक्शन है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, इस फ्रैक्शन से डायमेट्रिकली अपोजिट एक फ्रैक्शन और ले लिया, बिल्कुल अपोजिट। इसकी वजह से इस पॉइंट पर सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं और इसके अलावा इधर होगी। आप चाहो तो इनको DE1 DE2 नेमिंग कर सकते हैं, पुकारने में डिफरेंस पैदा हो इसके लिए, ठीक है ना। वैसे तो आपको दिख रहा होगा सिमेट्री की वजह से कि इन दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो डिफरेंट है ही। मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि सब कुछ पूरा डायग्राम सिमेट्री में है, ठीक है। ये डिस्टेंस को क्या बोला है अपन ने, R। डिस्टेंस R इज चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ओके। देखो आपको एक हैबिट पड़ जानी चाहिए एक एक्सपर्ट की तरह से कि जब भी ऐसा डायग्राम दिख जाए आपके माइंड में अपने आप आना चाहिए कि अरे अब तो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है, और सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ऑपोजिट वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके माइंड में अपने आप क्लिक होना चाहिए क्योंकि इतनी बार अपन लोग ये काम कर चुके, ठीक है ना। चैप्टर 1 और 2 पास होने के बाद में ये काम आप कई बार कर चुके, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, पास आ जाए थोड़ा सा, बोलिए। DE1 को सपोज ये थीटा है, दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। DE1 को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। ब्लैक वाले कौन है, कंपोनेंट्स हैं। जो थीटा डायरेक्शन में है वो कोसाइन वाला होगा, कॉस वाला होगा, और कॉस वाले से परपेंडिकुलर साइन, ठीक है। और ये कोशिश करें कि दोनों कंपोनेंट मिला करके एक परफेक्ट रेक्टेंगल बने, ये नहीं कि कुछ भी बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से DE2 को ब्रेक किया मैंने, ये भी एंगल थीटा, DE2 cos थीटा एंड दिस इज DE2 sin थीटा, ठीक है। और ये वाला फैक्ट इतनी बार रिपीट हो रहा है क्या कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड हो जाएंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इनसे मिलके बनेगा, ठीक। अब आप बताएं कि DE cos थीटा के जो कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं। DE cos थीटा वाले जो कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पूछ रहा हूँ कितने हैं, तो आपको कि 2 हैं, नहीं 2 नहीं है, यहाँ पे जितने फ्रैक्शंस हैं, इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जितने फ्रैक्शंस हैं DL लेंथ के और DQ चार्ज वाले, जितने फ्रैक्शंस हैं उतने कंपोनेंट्स हैं, हर एक फ्रैक्शन का एक कंपोनेंट है। तो आप बताएं कि यहाँ पे कितने फ्रैक्शंस हैं, बहुत सारे आपने कंसिडर करे हैं 2, इसका मतलब नहीं, ठीक है ना। ये तो बहुत सारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं, तो फिर बहुत सारों को ऐड कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी कि DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, कब तक। तो याद रखो जब बहुत सारे फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन को 11th क्लास से सुनते चले आ रहे हैं, और ये उसकी बहुत ही फंडामेंटल बात है कि इंटीग्रेशन यूज़ कब होता है, जब बहुत ज़्यादा सारे स्मॉल फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है, ठीक है ना। 11th के सॉरी मेरे मैथ्स का जो 6 और 7 और 8 पेजेस हैं मैथ्स के, उसमें जा करके पढ़ना, मैंने पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, ये
द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन एक तरह का समीशन होता है, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद क्या, उसके बाद है मैथ्स, और यदि इस लाइन के बाद तुम्हारे को समझ में नहीं आया तो उसकी टेंशन नहीं करना, उसकी टेंशन करना कि ठीक है मेरे को मैथ्स नहीं आती, ठीक है, फिजिक्स का काम पूरा हो गया। तो अपन लोग अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे उससे कुछ ज्योमेट्री से ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे बाद में, ठीक है। डीई का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू अभी पुट कर देंगे, ठीक है ना। कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा कौन है, देखो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक्स अपॉन आर, ठीक है, बेस अपॉन आर। ये आर और आर मिलकर के क्या बन गया, आर क्यूब, ठीक है। ये क्यू क्या है, क्यू का रोल प्ले कौन कर रहा है, डी क्यू, यहाँ पे अपन लोग डी क्यू लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा करके, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और ठीक है, ऐसा करके के कांस्टेंट है, आर क्यूब भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, क्यों, कि कोई जो पॉइंट है पॉइंट पी कोई मूव थोड़ी कर रहा है इधर उधर, पास आ गया दूर चला गया, एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी, सब कुछ कांस्टेंट है। डी क्यू को अंदर छोड़ के आ गया, इंटीग्रेशन डी क्यू यानी कि स्मॉल 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 फ्रैक्शंस के सारे फ्रैक्शंस का टोटल चार्ज का मतलब है द टोटल चार्ज ऑन द होल रिंग। और सपोज पूरी कंप्लीट रिंग पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू है, तो इंटीग्रेशन डी क्यू का वैल्यू आएगा कैपिटल क्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन डी क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू, एंड फाइनल आंसर विल बी के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, इट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। लुक दिस, और आर का वैल्यू क्या आएगा, जरा इधर देखें, स्मॉल आर एक्स और कैपिटल आर में क्या रिश्तेदारी है, इनमें रिश्ता कराने के लिए कौन आएगा, पाइथागोरस। क्या बोला पाइथागोरस, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, बोला कि नहीं बोला। यहाँ पर आप स्मॉल आर का वैल्यू वो पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, वो मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया। क्वेश्चन का सीरियल नंबर 2.4, ठीक है। नहीं, इट इज 2.5। तो एक रिंग है ए बी, जो लाइन दिख रही है आपको, ये कौन है, इस रिंग का एक्सिस है। एक्सिस का मतलब होता है रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन, ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे एक स्फीयर और है, स्फीयर का सेंटर एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये स्फीयर है, इसका सेंटर उसके सेंटर से √3r डिस्टेंस पर है, इसका रेडियस सेम है, और ये डिस्टेंस कितना है, √3 मल्टीप्लाई बाई r कैपिटल R, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स पता करना है। यहाँ पे 2-3 फंडामेंटल बातें अपन लोग पकड़ के रखते हैं, पहले तो 2-3 फंडामेंटल बातें करते हैं। एक तो आपका ई एक्सिस का वैल्यू, एक्सिस पर फील्ड, रिंग के एक्सिस पर फील्ड क्या आया था, अभी अभी आया है, के क्यू एक्स अपॉन
r³ ठीक है। और फर्दर r का वैल्यू भी आपने पुट किया था वो पाइथागोरस थ्योरम से। सेकंड, तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, बिल्कुल क्या है ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। इसको पढ़ते टाइम अपन बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास आ जाओ। क्या बोला ये फॉर्मूला कि एक क्यू चार्ज ई वैल्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया हुआ है, तो वो चार्ज क्या करेगा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स किस पे लग रहा है, क्यू चार्ज पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा किया, किसी सोर्स ने, इस क्यू ने नहीं पैदा किया। ये बात को ध्यान रखो, इस स्मॉल क्यू ने ये फील्ड पैदा नहीं किया, किसी दूसरे सोर्स ने पैदा किया। तो इसको समझो कि ये कैपिटल ई को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, रिंग। कितना फील्ड पैदा किया, ये रहा। ये कैपिटल स्मॉल क्यू कौन है, स्मॉल क्यू किस पे चार्ज है, जिस पे फोर्स लग रहा है, स्फीयर पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो स्मॉल क्यू स्फीयर का चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाला जो सोर्स है वो रिंग है। ये आपको मालूम है और आपका काम हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, ये x का वैल्यू है √3 ऑफ कैपिटल R। वैल्यू पुट करनी है, बड़ी बात यह है, ठीक है ना। x जो है वो √3/r वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। ये फंडामेंटल बात है। एक और बात जो जहाँ तक बुक नहीं पहुँच पाई, अपन लोग बात कर रहे हैं उसकी, और वो ये कि अपन लोग, मैं नहीं बताता आपको तो आपको क्या पता पड़ता, ठीक है। देखो ऐसा है, ये फॉर्मूला जो है पूरा F = QE, और इवन ये वाला भी F = K Q1 Q2/r², और F = QE के अंदर ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ये वाले चार्ज, ये चार्ज पॉइंट चार्ज होना जरूरी है। यदि पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या, तो आप यूज नहीं कर सकते इनको। ये तो अपन लोग कूलॉम्स लॉ के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दैट Q1 and Q2 हैव टू बी, द Q1 and Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। और इस वाले फॉर्मूले में ये Q जो है वो भी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। सोर्स जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, वो सोर्स का पॉइंट चार्ज होना जरूरी नहीं है, पर ये जो चार्ज है स्मॉल q, ये पॉइंट चार्ज होना जरूरी है। लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो स्फीयर है, ये बड़ा सारा स्फीयर है, पॉइंट तो बहुत छोटा होता है। लेकिन एक और बात, उसी बात को बताने के लिए तो मैं आया हूँ कि स्फीयर जो चीज़ें, जो फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल हैं, केवल एक और बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, और वो है स्फीयर। पॉइंट चार्ज के लिए जितने भी फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे फैक्ट स्फीयर के लिए भी एप्लीकेबल हैं, अलाउड हैं। बड़े साइज के जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें केवल स्फीयर इस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर रहा है, क्या, पॉइंट चार्ज के सारे फॉर्मूले। मतलब है कि ये जो कूलॉम्स लॉ है, इसमें Q1 Q2 स्फीयर्स भी हो सकते हैं, अलाउड है, स्फीयर्स के लिए अलाउड है। आप सोचोगे ऐसा क्या है, क्यों है, तो थोड़ी सी लंबी बात है, आप लोग याद रखो तो बहुत है, ठीक है ना। कोई और शेप जो है ना अलाउड नहीं है। स्फीयर, ओनली स्फीयर इज अलाउड फॉर इंस्टीड ऑफ, इन प्लेस ऑफ द पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। दैट्स ऑल। क्वेश्चन 2.7 में बच्चों एक हेमिस्फेरिकल सरफेस गिवन है, आधा स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज पुट किया हुआ है, ठीक है।
आपको पता करना है कि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हो कि जब सरफेस की बात आ रही है, चार्ज में से कितना फ्लक्स निकल रहा, जनरेट हो रहा है, तो आपका माइंड जाना चाहिए गॉस थ्योरम के ऊपर। और गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि एक क्यू चार्ज में से पैदा होने वाला जो फ्लक्स है, एक क्यू चार्ज है, उसमें से कितना फ्लक्स जनरेट होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। एक क्यू चार्ज है, उसमें से इतना फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस चार्ज में से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो आप कहोगे इतना, लेकिन उसमें से कितना पोर्शन इस स्फीयर में, हेमिस्फेरिकल सरफेस में से पास हो रहा है, तो पूरा तो नहीं हो रहा। ठीक है, आप उसको ऐसे भी सोच सकते हो कि सपोज पास आ जाए, सपोज ये बल्ब है और उसके नीचे की तरफ स्फेरिकल सरफेस है, तो क्या बल्ब का सारा लाइट, बल्ब की सारी रोशनी इस पे, क्या इस डायरेक्शन में कोई रेज नहीं जाएंगी? बिल्कुल जा रही है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, कौन सी, रेड वाली जो फील्ड लाइंस हैं, रेड वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस में से पास नहीं हो रही है, और ब्लैक वाली सरफेस में। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपको, ब्लैक वाली लाइंस कितनी है, तो दिख रहा है आपको जितनी टोटल पैदा हुई, कितनी, ये उसकी हाफ। ठीक है, लेकिन अपन लोग उसको थोड़ा और स्टाइल में करते हैं, वो ये कि अपन लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम यूज करने के लिए आप एक और सरफेस बनाते हो, और कुछ इस तरह से कि पूरा अब सरफेस एक क्लोज सरफेस बन जाए। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर लॉजिक बहुत हैवी है और बहुत काम का लॉजिक है। सुनो ध्यान से लॉजिक। आपको एक सरफेस तो है जो कैसा है, गिवन है, और एक सरफेस है जो आपने अज्यूम किया हुआ है, assumed by you. This is given in the question. The black surface is given in the question and the dotted red surface is assumed by you. ठीक है, क्या हिसाब है इसका, क्या लॉजिक है इसका? अज्यूम किया है कि अब पूरा सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज करने के लिए आपने ये सरफेस को अज्यूम किया है। आपका पर्पस था कि सरफेस पूरा कंप्लीट सरफेस क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज क्यों मांग रहे हो आप? क्योंकि गॉस थ्योरम की डिमांड है कि सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, सरफेस क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, एक और बात कि ये दोनों सरफेसेस जो क्वेश्चन में गिवन है और जो आपने अज्यूम किया है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए सरफेसेस। ये हेमिस्फेरिकल है, वो भी इस हेमिस्फेरिकल है। एक और बात कि जो चार्ज है उसकी पोजीशन इस सरफेस के रेस्पेक्ट में जैसी भी है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में भी वैसी ही होनी चाहिए। मतलब है ये जो चार्ज है इसके रेस्पेक्ट में दोनों सरफेसेस आइडेंटिकल होनी चाहिए। ठीक है, शेप में भी और पोजीशन में भी। ये चार्ज इस सरफेस के भी सेंटर पर है, ये चार्ज उस ऊपर वाली सरफेस के भी सेंटर पर है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए सब कुछ, तभी तो आप कह पाओगे कि ये जो चार्ज है जितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका आधा पार्ट इधर से, आधा पार्ट नीचे से पास हो रहा है। आपका आंसर क्या आएगा? फाई इक्वल टू, ये फ्लक्स कौन सा है जो चार्ज में से टोटल प्रोड्यूस हुआ, और ब्लैक वाली सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हुआ उसका हाफ। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर एक आपको बॉक्स शो कर रखा है। ठीक है, आपको बॉक्स दिख रहा है कार्डबोर्ड का, ये क्यूब है। ठीक है, और
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो रूलर है, डंडा दिख रहा है आपको, ये जेड एक्सिस है। और इस तरह से ये बॉक्स का एक वर्टेक्स ओरिजिन पर बैठा हुआ है। तो इस डायग्राम को मैं 3D में तुमको तो शो कर रहा हूँ, लेकिन अपन लोग पेपर पे नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, अब मैंने इसको हटा लिया और अब मैं इसको आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2.8। 2.8, ठीक है। डायग्राम कंप्लीट करते हैं सबसे पहले कि आपको, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जेड एक्सिस जो है ना वो यूं है, ठीक है। बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो ऐसे करके वो सच्ची में थोड़ी बोर्ड के परपेंडिकुलर को लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, एक सिंबॉलिक वे है उसका, दिस इज द सिंबॉलिक वे। ये जो लाइन है ये एक्चुअली इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रही है, इस तरह से, ठीक है। ओके, इट इज जेड एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस, ठीक है। ओके, और ये है आपका बॉक्स, दिस इज योर क्यूब। ठीक है, ये आपका बॉक्स क्यूब है, सॉरी बॉक्स के क्यूब, ठीक है। ये यूं करके है, इस क्यूब के आपके पास में सरफेस है, ठीक है। कितने सरफेस होते हैं और उन सरफेसेस को मैं नाम देने के लिए बात करते हैं अपन लोग। बुक है उसके हिसाब से, बिल्कुल बुक के जितने, ए डी, this is D, this is E, and this is B, and this is C, and this is G O A F, ठीक है। ये वर्टिसेस के नाम बोल दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या गिवन है, नॉट एक्स आई कैप, ए नॉट एक्स आई कैप, ठीक है। ओके, और ये और इसका जो साइड है, क्यूब का जो साइड है उसका ए का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन लोग ए ही बोलेंगे इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप पुट करना, वो सब कुछ आप पे है, मैं आपको केवल रास्ता दिखाऊंगा, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। क्यूब का साइड, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। आई कैप का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, और वो दिख भी रहा है। या आपके खुद के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये एरो इधर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ आई कैप का मतलब होता है पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में, और जे कैप होता है तो वाई डायरेक्शन में होता, ठीक है। अभी तो ये आई कैप, माइनस साइन होता तो
माइनस एक्स डायरेक्शन होता है। हाँ सोएंगे, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में एक्स आ रहा है, और एक्स क्या है उसको ध्यान से सुनो। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मतलब एक्स हर जगह पर अलग अलग है। एक्स किस तरह से वेरी हो रहा है? पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना? 0.5 1। ये डिस्टेंस कितनी है? 1। क्वेश्चन में दे रखा है 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? 0। एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो कितना आएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। और यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, यानी इस डायरेक्शन में आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग। द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है कि ई का वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रहा है और ई का वैल्यू एक्स डायरेक्शन में है। ओके, आगे बात करें। आपके पास इसमें सरफेसेस कितनी हैं? 6 सरफेसेस आर देयर, ठीक है। और उनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक एक के अपन लोग देखते हैं। वापस उस क्यूब को उठाएं। ये कौन है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो करूंगा मैं, ठीक है। ये कौन है? क्यूब का, मैं इसको बोल रहा हूँ छत। आपके डायग्राम में छत कौन है? छत DEBC, फाई DEBC, ठीक है। पास में आ जाओ। फाई DEBC, यानी कि ये जो DEBC सरफेस है, कौन सी वाली? छत। ये पॉइंट कौन है? DEBC, DEBC, DEBC सरफेस में से पास होने वाला। इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? एरिया की डायरेक्शन होती है सरफेस से परपेंडिकुलर, इधर की तरफ, ठीक है। देखो ये पेन इस सरफेस से परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर शो करी अपन ने? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? कौन से सरफेस के लिए? सबके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए नहीं, वो तो इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्यूब के अराउंड, क्यूब के अंदर बाहर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। डिफरेंट कौन है? डिफरेंट तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अभी छत के ऊपर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? गोइंग अपवर्ड, ठीक है ना। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। EA cos 90 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ऐसे करके टोटल कितने आएंगे ये लोग? 6, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? फाई। आप चूज करें कौन सा। चलो ये वाला ले लेते हैं, FABE, FABE, ठीक है। डायग्राम में शो करें। ये कहाँ पर F? ये F, ठीक है। FABE, ठीक है। ये वाला सरफेस है। तो इसके अंदर एरिया वेक्टर किधर होगा? इस वाले
इस सरफेस में एरिया वेक्टर किधर होगा, ये होगा सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, ये 0, E A cos 0। इसको प्रोसेस करेंगे अपन लोग आराम से तसल्ली से, लेकिन एक बार अपन लोग उनकी बात कर लेते हैं जो जीरोज हैं। चलो दूसरा सरफेस लो, ठीक है, कौन सा वाला, GDEF। ये GDEF कौन सा है, GDEF, देखो, ठीक है, ये GDEA आपकी तरफ वाला, ऑब्जर्वर की तरफ वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रही है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये मेरे मार्कर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये तो इन दोनों के बीच में ये पेन और वो मार्कर के बीच में एंगल कितना है, 90। तो यहाँ भी थीटा कौन सा, DGFE। इसका भी कैलकुलेशन सेम, मतलब मैं थोड़ा शॉर्टकट में बात करूं कि इस पूरे स्फीयर, इस पूरे क्यूब के अंदर टोटल 6 सरफेसेस हैं, ठीक है। 6 में से जो 4 सरफेसेस हैं, कौन कौन सी, ये वाली आपके तरफ वाली, फ्रंट वाली, और बैक वाली ये पीछे वाली, ठीक है। और बॉटम, इसका बॉटम और इसकी छत, ये जो 4 सरफेसेस हैं ये वाली, इनके लिए थीटा का वैल्यू 90 है, तो इनमें से पास होने वाला फ्लक्स 0। तो मैं तो इनको विदा कर देता हूँ, ठीक है। कितनी बच गई बात करना भी, 2, एक तो ये रही और एक और है, कौन कौन सी सरफेसेस की बात बच गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये वाली कौन सी है, FABE, इसकी बात हो अभी करेंगे। एक बच गई है, कौन सी, ये कौन सा पॉइंट है, G, उसके ऊपर D, और इधर उसके पीछे की तरफ C, और ये कौन है, ये तो ओरिजिन है, ठीक है। ये जो मैंने पकड़ रखा है ये तो कौन है, ओरिजिन है। कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं अपन लोग, फाई GOCD। यहाँ पे कॉस क्वेश्चन मार्क, बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर और सरफेस से आउटसाइड बाहर निकलता हुआ, तो ठीक है। एरिया की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, ठीक है। लेकिन सुनो ध्यान से, इस सरफेस पर x का वैल्यू कितना है, 0। क्यों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये कौन है, x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है। ये पॉइंट कौन है, ओरिजिन, देखो ओरिजिन। बताओ यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर 2, 3, 4, 5, ये कितना है, x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर, 0 है। यहाँ पर x का वैल्यू 0। जब x का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, 0।
इसका वैल्यू आएगा 0। कहाँ पे? इस जगह पे, इस सरफेस पर। ठीक है, ये बात समझो इसको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 होने की वजह से मारा गया, ये भी मारा गया, चला गया। बाकी कंक्लूड करें कि टोटल 6 सरफेस हैं, टोटल 6 सरफेसेस हैं। उनमें 4 जो सरफेसेस हैं वो तो cos 90 की वजह से ख़त्म हो गई थी। एक E का वैल्यू 0 होने की वजह से ख़त्म हो गया। सिर्फ एक सरफेस बची जिसमें से फ्लक्स पास होगा। ठीक है, केवल एक सरफेस है जिसमें से फ्लक्स पास होगा, और वो सरफेस कौन सी वाली है? इधर वाली, ये वाली सरफेस, ये वाली जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। केवल ये सरफेस में से फ्लक्स पास हो रहा है, ये वाली सरफेस। ठीक है, E को कैलकुलेट करें। E का वैल्यू कितना है? E0 x I कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं अपन लोग। मैग्नीट्यूड में वो I कैप या J कैप वगैरह नहीं आते, मैग्नीट्यूड है ये क्यों। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? कहाँ पे? इस सरफेस पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, E0 का वैल्यू कितना है? ये क्वेश्चन को देखें। E0 का वैल्यू 2.5 10.5। E0 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो E का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। एरिया, इस सरफेस का एरिया कितना है? स्क्वायर है, क्यूब का एक फेस है वो स्क्वायर शेप का होता है। एरिया आ जाएगा आपका 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ठीक है, ए आपका एरिया आ जाएगा, साइड स्क्वायर। बाकी तुम्हारे सामने है, आंसर आ जाएगा। पुट करें वैल्यू और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग, उस पर डिस्कस करना। ये पूछ रहा है कि इस सरफेस में, जो कि क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है। तो जैसे ही फ्लक्स और चार्ज की बात करें हैं, किसी क्वेश्चन में फ्लक्स और चार्ज की बात कर रहे हो, तुरंत गॉस थ्योरम आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, आपको इस समय भी क्या पूछा? ये दिस इज योर क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट इज फाई? दिस इज योर फाई। फाई का वैल्यू तो आपके इस वाले क्वेश्चन से, पिछले वाले से आ गया, और उससे आप चार्ज का वैल्यू पता कर लोगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इससे आ जाएगा। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे